नमस्कार साथियों। यूपी ट्रिपल एससी की विभिन्न वैकेंसीज में आज की डेट में अगर किसी चीज को लेकर सबसे बड़े स्तर पर प्रयास करने और सुधार करने की जरूरत है तो वो है वेटिंग लिस्ट। वैसे तो मामले और भी हैं, लेकिन फिलहाल इस सेशन में हम वेटिंग लिस्ट की बात करेंगे। वेटिंग लिस्ट के फायदे और नुकसान आप जरूर पता कर लीजिए। आपको लगेगा कि वेटिंग लिस्ट के बहुत सारे फायदे हैं और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, सैकड़ों हजारों ऐसे बच्चे हैं जो इसके महत्व को, इसकी जरूरत को समझ रहे हैं। नए बच्चे जो अभी यूपी ट्रिपल एससी में कभी सिलेक्शन के करीब नहीं पहुंचे या जिन्होंने करीब पहुंचे लोगों के दर्द को नहीं देखा है, वे अभी वेटिंग लिस्ट के महत्व को नहीं समझ रहे हैं और वो इसका समर्थन भी नहीं कर रहे हैं। और शायद इसी वजह से ये मुहिम थोड़ी कमजोर भी पड़ रही है कि वेटिंग लिस्ट की मुहिम में शामिल होने वाले लोगों की संख्या हजार में शायद ही है। कुछ लोग ही हैं, कुछ 100 लोग ही ऐसे हैं जो बहुत अच्छे तरीके से वेटिंग लिस्ट को समझते हैं और इसके लिए प्रयास करते हैं। और इसके लिए प्रयास किया भी जाना चाहिए। बहुत कम लोग इसके लिए प्रयास कर रहे हैं, तो जो भी लोग इसका प्रयास कर रहे हो, चाहे वो कोई अध्यापक गण हो, चाहे वो कोई छात्र हो या कोई अन्य व्यक्ति हो, उसका पूरा सम्मान करना चाहिए और उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। और मैं इस सेशन के माध्यम से वेटिंग लिस्ट के संदर्भ में जो प्रयास हो रहे हैं उस पर अवगत कराना चाहूंगा और कुछ बारीकियां हैं, जो कुछ तकनीकी बातें हैं जो समझाना चाहूंगा कि सही तरीके से अगर इस दिशा में प्रयास होगा तो ही इसमें सार्थक रिजल्ट या सकारात्मक रिजल्ट देखने को मिलने की उम्मीद है। सबसे पहले तो आप ये जानिए कि वेटिंग लिस्ट आप जानते हैं कि क्या होता है कि अगर किसी भी भर्ती में पद खाली रह जाते हैं, और पद खाली रहने के पीछे का कारण आप जानते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो विभिन्न जगहों पर नौकरी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो जो है, जैसे मान लीजिए कि कोई ऑलरेडी पुलिस में है, एसआई है, या किसी अन्य पद पर है, आरओ है, या जूनियर असिस्टेंट है, या ऑलरेडी कहीं पर तैनात है, और वो पता चला जूनियर असिस्टेंट 5512 या 5370 जो है उसमें गया, इसमें भी डीवी करा लिया, वीपीओ में गया उसमें भी डीवी करा लिया, एजीटीए में गया उसमें भी डीवी करा लिया और उसका फाइनल सिलेक्शन हो गया। तो भाई 4-4 5-5 जगहों पर सिलेक्शन हो रहा है तो हर जगह पर ज्वाइन तो करेगा नहीं, ज्वाइन तो एक ही जगह पर करेगा, बाकी छोड़ देगा। तो जहां कोई छोड़ देता है वहां पर वो क्या हो जाता है कि वो पद खाली रह जाते हैं। और आपने देखा होगा जूनियर असिस्टेंट 1262 में भी ऐसे करीबन 150-200 पद देखे गए थे जो कि खाली गए थे। लेखपाल में भी देखा गया था कि उसमें भी पद खाली गए थे। ठीक है, ऐसी और भी वैकेंसीज हैं जिसमें यूपी ट्रिपल एससी में देखा गया, और भी वैकेंसीज में देखा गया कि पद खाली गए हैं। अगर वेटिंग लिस्ट का प्रावधान हो तो जो लोग सेलेक्ट नहीं होते हैं और 0.5 से या 1 नंबर से या 2 नंबर से रह जाते हैं, तो बाद में खाली पदों पर वेटिंग लिस्ट आने पर उनके भर्ती होने की, उन्हें वो नौकरी मिल जाने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, अब वेटिंग लिस्ट जो है वो आयोग के हाथ में भी नहीं है, ये सरकार के हाथ में है। इसलिए अलग अलग स्तर से अलग अलग लोगों ने प्रयास किया और विभिन्न जनप्रतिनिधियों से योगी जी को, मुख्यमंत्री कार्यालय को पत्र लिखवाए, विधायकों से, सांसदों से, अलग अलग लोगों से, विभिन्न छात्रों के द्वारा प्रयास किया गया कि पत्र लिखवाकर उन तक पहुंचाया जाए। हमने भी कुछ लोगों से प्रयास किया था कि भाई उनसे बातचीत हो सके और उनको ज्ञापन हम दे सकें और आगे पत्र लिखवा सकें, लेकिन होली की छुट्टियां और कुछ विभिन्न कारणों की वजह से किसी भी विधायक या सांसद ने, जिससे भी हमने प्रयास किया था, उन्होंने समय नहीं दिया। अब देखते हैं कि समय कब वो दे पाते हैं और कब मुलाकात हो पाती है। आप अपने स्तर से भी प्रयास करते रहिए, क्योंकि हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों का इतना बढ़िया पकड़ हो कि आपकी मुलाकात आसानी से किसी विधायक, सांसद या मंत्री से हो जाए, तो आप पत्र लिखवा सकते हैं, उन्हें ज्ञापन दे सकते हैं। लेकिन पत्र लिखवाने का, ज्ञापन देने का जो सही तरीका है वो हम थोड़ा सा इस शासनादेश के माध्यम से आपको समझाना चाहेंगे, और इसके हिसाब से अगर आप चलेंगे तो बात बनेगी। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि ये साथियों शासनादेश अप्रैल 2025 का है, जिसमें आप देखेंगे उस समय के प्रमुख सचिव जेपी सिंह जी के द्वारा विभिन्न अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव जो हैं उनको ये प्रेषित किया गया है। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश, समस्त मंडलायुक्त उत्तर प्रदेश, समस्त विभागाध्यक्ष, कार्यालयाध्यक्ष को, समस्त जिलाधिकारियों को और समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को और पुलिस अधीक्षकों को ये प्रेषित किया गया है। और ये किस संदर्भ में है? ये इस संदर्भ में है कि माननीय सांसद या विधानसभा सदस्य, मतलब ये इस शासनादेश में ये कहा गया है कि जो विभिन्न जनप्रतिनिधि हैं, चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो, या इस तरह के और अन्य जो भी जनप्रतिनिधि हैं, अगर वो आपको कोई पत्र भेज रहे हैं तो उस पत्र पर, जो भी पत्र भेज रहे हैं उस पर आप कार्यवाही, त्वरित कार्यवाही करेंगे, उन्हें पावती देंगे और उसके निस्तारण होने की जानकारी भी उन्हें देंगे। अन्यथा
कार्यवाही की जाएगी, सख्त कार्यवाही की जाएगी। तो इसको जब आप पूरा पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि, है ना, कि इस शासनादेश में स्पष्ट रूप से यह निर्देश दिया गया है सरकार की तरफ से कि हर सरकारी कार्यालय में, ठीक है, हर सरकारी कार्यालय में जनप्रतिनिधि पत्राचार रजिस्टर रखा जाएगा। ठीक है, जनप्रतिनिधि पत्राचार रजिस्टर मतलब एक ऐसा रजिस्टर जिसमें किसी जनप्रतिनिधि द्वारा अगर कोई पत्र दिया जाता है किसी मामले के लिए, किसी मामले के निस्तारण के लिए, किसी समस्या के लिए, तो वो पत्राचार रजिस्टर प्रॉपर मेंटेन होना चाहिए और जो भी पत्र प्राप्त हो उनकी पावती, है ना, उनकी पावती और उसके बाद निस्तारण आख्या उस जनप्रतिनिधि को, उस विधायक को, उस सांसद को दी जानी चाहिए। ठीक है, दरअसल में आप जानते हैं कि इस सरकार में ऐसा भी होता है कि विधायक और सांसदों की बात विभिन्न विभाग और सचिव वगैरह सुनते ही नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए इसको जारी किया गया था कि भैया आपको अनिवार्य रूप से पावती भी देनी पड़ेगी किसी जनप्रतिनिधि के पत्र की और उसके निस्तारण की आख्या भी देना पड़ेगा। यदि आप, यहां पर कहा गया कि यदि आप माननीय सांसद या विधायक से पत्र सीधे मुख्यमंत्री को संबोधित करवाते हैं, मतलब इस शासनादेश में नहीं, इस शासनादेश के आधार पर हम आपसे कह रहे हैं कि यदि आप किसी विधायक या सांसद से पत्र लिखवाते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, ठीक है, वेटिंग लिस्ट के संदर्भ में, तो होता क्या है कि वहां पर अत्यधिक कार्यभार है और कार्यभार की वजह से आपका पत्र केवल फॉरवर्ड होगा, यहां से वहां फॉरवर्ड होगा और फाइलों में दबके रह जाएगा। ठीक है, यदि यही पत्र सीधे प्रमुख सचिव, यदि यही पत्र आप अपने जनप्रतिनिधियों से प्रमुख सचिव जो कार्मिक विभाग के हैं, ठीक है, या फिर जो आपके यूपी के अध्यक्ष या सचिव हैं उनको लिखवाएं, उनको भिजवाएं, तो नियमानुसार उन्हें इसका लिखित जवाब और प्रगति रिपोर्ट सीधे जनप्रतिनिधियों को देनी ही होगी। इसका अवहेलना करने पर कार्यवाही का भी प्रावधान है। तो मतलब समझ रहे हैं, मतलब यह है कि आप जो विभिन्न विधायकों से या सांसदों से मिलकर, जनप्रतिनिधियों से मिलकर वेटिंग लिस्ट के लिए पत्र लिखवाने का प्रयास कर रहे हैं, कई लोगों ने लिखवाया भी है, ठीक है, अलग अलग विधायकों सांसदों से कई लोगों ने इस बारे में हमारे तक भी इस जानकारी प्रेषित की थी। तो अब आप कोशिश करिए कि सीधे योगी जी को न लिखवाकर क्या करिए कि जो कार्मिक विभाग के प्रमुख सचिव हैं उनको और यूपी के अध्यक्ष और सचिव को लिखवाइए। इससे फायदा यह होगा कि ये सब विभाग हैं और इन्हें पावती भी देनी पड़ेगी उस जनप्रतिनिधि के पत्र पर और आगे क्या कार्रवाई की जा रही है उस पर भी रिपोर्ट देनी पड़ेगी। तकनीकी रूप से समझें तो किसी भी भर्ती नियमावली में बदलाव का प्रारंभिक प्रस्ताव यूपी स्वयं तैयार करेगा। वो अलग बात है कि भैया आगे इसको आप देख रहे होंगे कि कार्मिक विभाग के पास इसको भेजा जाएगा, जिसका मुख्य रोल उस प्रस्ताव की कानूनी और प्रशासनिक समीक्षा करना तथा सर्विस रूल के अनुरूप ढालकर कैबिनेट नोट तैयार करना है और फिर कैबिनेट मीटिंग में उसको मंजूरी दी जाएगी और आगे उस प्रक्रिया को बढ़ाया जाएगा। मतलब यह प्रक्रिया ऐसे चलेगी कि यूपी फिर कार्मिक विभाग, फिर उसके बाद कैबिनेट मीटिंग में जाएगी और मंजूरी मिलेगी तो आगे वो बढ़ेगा और जरूरत रहेगी तो विधानसभा में विधेयक लाकर प्रस्ताव पास कराएगी सरकार या फिर कैबिनेट मीटिंग में ही अनुमति देकर आगे रूल बना लेंगे और उसको लागू कर देंगे। ठीक है, तो इसलिए कहा जा रहा है, इसलिए मैं आपसे ये अपील कर रहा हूं कि कृपया जो कार्मिक विभाग है और कार्मिक विभाग के जो सचिव हैं और जो यूपी के अध्यक्ष सचिव हैं उनको पत्र लिखवाएं क्योंकि इनको जवाब देना ही पड़ेगा। ठीक है, इसलिए जब भी आप इस विषय में सांसद या विधायक से पत्र लिखवाएं, ठीक है, तो उसे उत्तर प्रदेश मतलब जो यूपी के अध्यक्ष सचिव हैं और प्रमुख सचिव हैं उनको संबोधित करवाएं और बाकायदा इस शासनादेश का जिक्र भी करवाएं। कौन सा भैया? ये शासनादेश। ठीक है, और ये शासनादेश मैं आपको, इस शासनादेश की जो प्रति है वो मैं आपको अपने टेलीग्राम पर उपलब्ध करा दूंगा। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में एक टेलीग्राम का लिंक पिन है। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक पिन है जो कि GS बाई VK सर के नाम से है। ठीक है, आप चाहें तो टेलीग्राम पर जाकर सर्च कर सकते हैं, क्या? GS बाई VK सर। ठीक है ना, तो आप सर्च कर लीजिएगा तो इसी टेलीग्राम पर मैं आपको ये जो है ना शासनादेश, ये प्रति उपलब्ध करा दूंगा, तो आप वहां से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो जब भी किसी विधायक या सांसद से पत्र लिखवाएं तो भैया उसमें आप इसको मेंशन जरूर करा दें कि भैया, ताकि बकायदे क्या हो सके, है ना, आगे निस्तारण आख्या और उस पर जो कुछ भी रिपोर्ट हो वो जनप्रतिनिधि को प्राप्त हो और आप उनसे संपर्क रखने का प्रयास करें कि हाँ जैसा भी हो विधायक जी, सांसद जी बताएं। ठीक है, संबंधित सांसद या विधायक के लिफाफे में ही इसको स्पीड पोस्ट करें तो सही रहेगा। ठीक है ना, तो मतलब जब इसको आप स्पीड पोस्ट करते हैं तो जो भी विधायक या सांसद से लिखवा रहे हैं उनका अपना लिफाफा होता है, वो अपना पत्राचार के लिए अपनी व्यवस्था रखते हैं, तो कोशिश करें कि उसी के माध्यम से कराएं। ठीक है भाई, बाकी आप समझें कि वेटिंग लिस्ट जरूरी है, आयोग भी समझे, है ना, कार्मिक विभाग भी समझे, सरकार भी समझे, क्योंकि ये जरूरी है और इस मुद्दे पर बात करना और प्रयास करना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि जब कुछ लोगों का सिलेक्शन, है ना, 0.5 1 नंबर 1.5 नंबर से रह जाता है
तो फिर उस समय एक्चुअली में है ना दर्द समझ में आता है कि काश ये जो कुछ लोगों ने फर्जी में डीवी करा ली है केवल अपने भौकाल को दिखाने के लिए, उन्होंने जो उनकी वजह से जो सीटें बर्बाद हुई हैं, तो वो अगर ना हुई होती तो किसी के घर का चिराग रोशन हो जाता, और वेटिंग लिस्ट आ गई तो चिराग रोशन वाकई में हो जाएगा। बाकी इस सेशन के माध्यम से मैं अपील करना चाहूंगा कि अगर कोई ऐसा बच्चा है, कोई ऐसा साथी है हमारा कि जो ऑलरेडी कहीं पर है और आप डीवी कराकर ज्वाइन नहीं कराने के मूड, ज्वाइन नहीं करने के मूड में है, तो कृपया डीवी कराइए ही नहीं। जो भी अभी एजीटीए की डीवी होने जा रही है या बीपीओ की अभी डीवी होगी, और आगे चलकर फिर जूनियर असिस्टेंट एंड ऑल विभिन्न पदों की भी डीवी 1 by 1 तो होगी ही। ठीक है, तो इसी के साथ इजाजत दीजिए, हम प्रयास जारी रखेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि जरूरी सूचनाएं, जरूरी जानकारियां आप तक पहुंचती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, धन्यवाद।